Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to this yet another episode of Learning from the Masters. And we are very very fortunate today, और मैं आज बहुत ही excited हूँ अपने guest speaker को बुलाने के लिए, because recently we met in Network Marketing Awards, and I was very influenced by his personality and his aura and whatever he has done for the direct selling industry. So direct selling industry बहुत सारे लोगों को बनाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री को भी बनाते हैं. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे दैट वी हैव वेरी यंग एंड डायनामिक एंड वेरी सक्सेसफुल person with us, personality with us, and he belongs to the number one direct selling company of India, and it is very seldom, बहुत मुश्किल से Herbalife के लोग जनरली मीडिया पे आते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन कंपनी कंप्लायंसेस. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ आज विजय तागची हैं. एंड इफ आई गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ विजय जी, सो this is his 8th year in Herbalife, and Herbalife, as already mentioned, is the number one direct selling company. वैसे तो numbers की बात नहीं होती है, but Herbalife is one of it's always like in top 5 globally. It is India's number one and head and shoulders above any other company. तो मतलब अगर आप turnover की बात करेंगे तो Herbalife का turnover जो second best company है उससे double से भी ज़्यादा है. And this is his 8th year in Herbalife, and he has been associated with direct selling for 22 years. And you'll be surprised to know, I did not want to spill the beans, but since he has mentioned this in his introduction, so he has had education only till 12th, right? And which might be a constraint for some people, but for some people it's a strength as well. तो विजय जी ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्होंने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, बाइसिकल पे अपना करियर स्टार्ट किया, और आज इनके पास सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं. तो अपने बारे में ज़्यादा विजय जी खुद ही बताएंगे. सो विजय जी, आई वेलकम यू ऑन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. एंड सो विजय जी, नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू सो मच सर. एंड वेलकम, इट्स सो गुड टू सी यू. और वहां पर जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो फर्स्ट टाइम ही कुछ लोग होते हैं जिनसे जब आप मिलते हो तो आपको लगता है कि आप तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट इन द थॉट प्रोसेस. सो आई बिलीव दैट वी हैव दैट अलाइनमेंट, एंड आई welcome you to this small group, but this is a small group which values education, and this is our second batch of postgraduate diploma in direct selling. So Vijay ji, over to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा कमल सर का, जिनकी वजह से आज मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात शेयर करने का मौका मिल रहा है. एंड तो स्पेशल थैंक्स टू कमल सर. एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है, आज आप सभी स्टूडेंट से बात करने का मौका मिल रहा है. आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था और मैं स्टडी कर रहा था, सो आई वाज विलिंग टू डू लॉट. मैं कुछ स्टडी में ही कुछ अलग लेवल की, बिकॉज आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के जितनी कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बेटर नॉननेस है, उतनी नॉननेस उस समय नहीं थी. उस समय हम नॉर्मल जो एजुकेशन हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन 11th 12th, आई वाज ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग इंजीनियर. मैं इंजीनियर बनने का सपना देखता था कि, और उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था. बट जैसा भी कमल सर ने कहा कि मेरी स्टडी केवल 12th हुई है, तो मैं कहूंगा कि यस, स्टडी तो मेरी 12th हुई है, बट व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब मैं 12th क्लास में था, तो आज तो कमल सर डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट 2001, तो वहां पे उस समय प्री टेस्ट होता था अपना एक एंट्रेंस का. सो आई गेव दैट एग्जाम्स ऑफ प्री टेस्ट. राजस्थान में आरपीईटी का एक टेस्ट होता था पहले, बिकॉज ऑफ एनी एंट्रेंस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. तो आई गेव दैट टेस्ट. इसके अलावा मैंने लगभग जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन्स के, मैंने सब एग्जाम्स दिया. आईआईटी मैंने दिया, इस समय रुड़की अलग से होता है, मैंने वो एग्जाम दिया. मैंने बिट्स का एग्जाम दिया, और आईआईटी एंड रुड़की को छोड़ करके सब जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है ना. और जैसा हम जानते हैं कि जब एक स्टूडेंट के हाथ में क्या होता है, अच्छे मार्क्स लेके आना, और जिस भी चीज के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरिट में अपने आप को लेके आना. सो आई क्वालिफाइड दैट. बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल चैलेंज इन माय फैमिली, अचानक कुछ फाइनेंशियल चैलेंज फैमिली में आया, और
साथ में मेरी सिस्टर्स की मैरिज थी उस समय ही, 2001 में ही। तो जो भी कुछ मैनेजमेंट हुआ उसमें सिस्टर्स की मैरिज की प्रेफरेंस दी गई और सारा व्यवस्था वहां पे की गई, और मेरी स्टडी के लिए उतना फंड अरेंज नहीं हो पाया। देन आई अप्लाइड फॉर एजुकेशन लोन। दैट टाइम बिकॉज ऑफ माय फादर बिजनेस प्रोफाइल वो लोन भी अप्लाई अप्लाई हुआ, लेकिन लोन मुझे मिल नहीं पाया। दैट्स वाई मेरी स्टडी उस समय 12th थी, तो उस समय 12th ही रह गई। और फिर मेरा फोकस पूरा अपना करियर बनाने पे लग गया कि ये सब मैं इंजीनियर बनना चाहता था, वो तो नहीं बन पाया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। सो कहते हैं ना कि इंसान को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना जरूरी है, तो हर परिस्थिति में हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सो कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मैं एक ऐसे एनवायरमेंट में रहता था, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कुछ मैंने एक मीटिंग 10th क्लास में भी अटेंड कर ली थी। जब मैं 10th क्लास में था उस समय भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक मीटिंग अटेंड कर ली थी। सो दिमाग में कुछ ऐसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वाली बातें कुछ सुनी थी, कुछ बुक्स पढ़ने में आ गई थी। बिकॉज मैं स्टूडेंट था, तो मैं समर वेकेशंस में कुछ इस तरह की बुक्स ही पढ़ता था 9th 10th के अंदर। सो ऐसा कुछ हुआ, तो वो थॉट होने की वजह से मैंने अभी देखा जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब क्या बेस्ट कर सकते हैं। सो फिर मैंने उस हिसाब से अपने आप को सोचा, और फिर मुझे जो काम मिलते गए मैं करता गया। उसी बीच में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। वहां जाकर के वहां जाकर के उस ऑरा को देखना, सुनना, समझना, वो सब मुझे अच्छा लगने लगा। और साथ में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एक कोचिंग में एज ए ट्यूटर काम कर रहा हूँ, साथ में कुछ सेल्स के मैं काम करने लगा, मार्केटिंग कुछ काम करने लगा। सो ऐसा करते करते मेरी फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं चल रही थी, बट संयोग से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक दो कंपनीज के अंदर जाना, मतलब आज लोग मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल के जो सीनियर लोग थे, उन लोगों का मिलकर के उनको कह करके उन ट्रेनिंग में जाना मुझे अच्छा लगता है, कह करके मैं वहां जाता था और बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता था और वहां से सीखता था। और धीरे धीरे करते करते मैं किसी व्यक्ति के टच में आया वहीं पर, और मैंने 2002 के लास्ट में मैंने पहली बार एक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में डिटेल में बैठकर समझा, जाना। चूंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी थी उसका लेकर थी। सो उसको सुनने के बाद में 2002 में मैंने एक कंपनी में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम स्टार्ट किया। वहां पर मेरी एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट हुई, और करते 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 मैं पार्ट टाइम में मेरी इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। और फिर वो काम छोड़ करके मैंने सेल्स कह सकते हैं कि सेल्स का काम चालू किया, किसी ना किसी कंपनी में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना स्टार्ट किया। तो वो काम भी मेरा चल रहा है और मेरा डायरेक्ट सेलिंग का काम भी चल रहा है। दोनों करते 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 दोनों काम चलते गए चलते गए चलते गए। और थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि जिस कंपनी में काम कर रहा था वो भी कमीशन बेस्ड काम था, कोई सैलरी बेस्ड काम नहीं था। तो वहां पे भी सेल होगी तो ही पैसा मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जब जानते हैं कि यहाँ पे हम सब इंडिपेंडेंट होते हैं, जितना काम होता है उतना ही पैसा मिलता है। सो मैंने 2004 में जाकर कंपेयर किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं वहां पे केवल जॉब नाम है, अल्टीमेटली वो भी एक तरीके से सेल्स वाला ही काम है, कमीशन एजेंट वाला ही काम है, और डायरेक्ट सेलिंग वाला काम भी सेल्स एंड कमीशन एजेंट वाले काम है। तो क्यों ना मैं जहां जॉब करके इतनी ग्रोथ नहीं कर सकता, तो क्यों ना इस काम में आया जाए और ग्रोथ की जाए। सो फिर जैसा मैंने बताया कि 2002 के लास्ट में मैंने एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी में काम स्टार्ट किया, और मैंने वहां पे प्रैक्टिकल सेल्स की लर्निंग लेना चालू किया, प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग की लर्निंग लेना चालू किया। मैं उस समय कुछ ऐसे लोगों से मिला जो साउथ इंडिया के थे, और उन्होंने हमारे जयपुर में आकर के अपना खुद का ऑफिस खोला था पर्टिकुलर कंपनी का, और वहां पर उस समय उनका इनकम बहुत बड़ा था। 2003 2-3 की बात है, एक व्यक्ति से मैं मिला जो उस इंडस्ट्री के अंदर कई सालों से थे, और उनका इनकम करीबन 3 से 4 लाख रुपए महीना था 2002-3 के अंदर। सो मैं उनसे आकर्षित हुआ कि यार कि ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनका इनकम 2 से 3 लाख रुपए महीना है। सो इस इंडस्ट्री में अगर मैं सीखता हूं, लर्निंग लेता हूं, सो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय मेरी भी इनकम इतनी हो सकती है, जबकि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, बिकॉज आई एम इन लर्निंग फेज। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, शुरुआत के अंदर पैसा कम मिलता है, ये कड़वा सच है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसिव इनकम हमेशा बड़ी होती है, एक्टिव इनकम हमेशा थोड़ी छोटी होती है। सो दैट्स व्हाई मैं कुछ करता रहा, और जो बड़े बड़े अचीवर थे उनको देखता रहा, और अपना फ्यूचर इमेजिन करता रहा, एक विजनरी बनकर के, और उस उनके वर्तमान में अपना भविष्य देखता रहा। ऐसा करते करते करीबन 2 से 3 साल का समय निकला, और कोई विशेष अर्निंग नहीं हुई मेरी, लेकिन मेरी
लर्निंग बराबर चलती रही। ऐसा करते करते फिर 2005 में जाकर के मैंने एक इंश्योरेंस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो कि लोकल जयपुर बेस्ड कंपनी थी, उस कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया। और वहां पर यह कह सकता हूँ कुछ अचीवमेंट मैंने किए। वहां पर मैंने 1-to-1 लोगों से मिलकर के, अपने फ्रेंड सर्कल लोगों से मिलकर के बातचीत करना चालू किया, और धीरे धीरे करके 1-to-1 मिल करके लोगों से, दैट टाइम आई वाज हैविंग अ साइकिल, तो साइकिल से ही अपने मिलने वाले लोगों के पास जाना, घर घर जाना। चूंकि सेल्स थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो लीड कैसे जनरेट करते हैं वो उस समय हमने प्रैक्टिकल किया, लीड जनरेट करना सीखा, और लोगों से मिलना, बातचीत करना, कैसे भी करके लोगों के नंबर्स का डेटा मिले, कॉन्टेक्ट मिले, और मैं उनसे बातचीत करूं, ये सब करना चालू किया। करते करते उस इंश्योरेंस वाले फील्ड में कुछ समय तक काम करके, इंश्योरेंस की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उसमें काम करके मैंने अपना करियर बनाया, और करीबन 2004 से लेकर के 2011 तक मैंने उस कंपनी में काम किया। और करते करते मैं साइकिल से 2 व्हीलर 4 व्हीलर, किराए के मकान से घर के मकान में पहुंचा। और जो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया था, मेरा यंगर ब्रदर जो कि मेरे से करीबन 3 साल छोटा है, सो जब मैं ग्रो कर रहा था, मैं एस्टेब्लिश हो गया था, तो उसने मेरे को बताया कि आई वांट टू डू एमबीए। और फिर जब उसने एमबीए करने की इच्छा जताई, और चूंकि आई वाज साउंड एनफ फाइनेंशियली, सो मैंने उसको बोला ठीक है, तेरे को जहां से एमबीए करना वहां से कर। एंड उसने आईआईपीएम से एमबीए किया। उसने 3 महीना यूरोप रहा, उसके साथ में कुछ ग्लोबल लेवल का उसका था, कुछ ऐसा होता है, 3 महीने आउट ऑफ इंडिया वो लोग यूरोप में रहे। वहां से उसने अपना एमबीए किया। फिर वहां से आने के बाद में उनके फ्रेंड उनके साथ में थे, उन्होंने भी एमबीए किया, वो लोग बचपन के फ्रेंड थे। उन दोनों ने एमबीए करके उनका जॉब लगा आईडीबीआई बैंक के अंदर, और वो लोग अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन करीबन 6 महीने जॉब करने के बाद भी मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने और मेरे ब्रदर ने करीबन साल भर जॉब करने के बाद में डिसाइड किया कि यस, बैंक में जॉब करते हुए हम जो एमबीए में सीख कर आए हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने बैंक की जॉब को रिजाइन करके खुद का एक बिजनेस चालू किया राजस्थान के अंदर, उदयपुर का एक जगह है वहां पे। तो वो लोग उसमें अपना करियर बनाने में लग रहे हैं, और मैं अपना इधर अपना करियर बनाने में लग रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं धीरे धीरे अपना ग्रो करते हुए, एक जिस कंपनी में इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी में था, उसमें काम करते करते करीबन मैंने 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया 2004 से लेकर 2011 के बीच में। बट दैट टाइम दैट वाज रिक्रूटमेंट बेस्ड कंपनी, नंबर्स बेस्ड कंपनी थी। कोई एक्चुअल कहूं तो मैं, क्योंकि क्या होता है जब भी हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, तो कमल सर से मेरा बात भी हुआ था, हम कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ये बड़ा संयोग होता है। अब हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग, जिस कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, ये बात की बात है। जो व्यक्ति हमें ज्वाइन करा रहा है उससे हमारा रिलेशन क्या है, या वो हमें क्या प्रपोजल दे रहा है, उसके अंदर क्या कन्विक्शन ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या एनर्जी हमारे ट्रांसफर कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली जब मैं उसको उनके साथ ज्वाइन हुआ, मेरे किसी नॉन के साथ में, और आई वर्क देयर, मैंने 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया, लेकिन वो कंपनी आगे चल करके सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद में मेरे को ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री अपने में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहां पर बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जहां पर हम अपने करियर को सेफ मान सकते हैं, अपने करियर को सेफ फील कर सकते हैं। देन मैंने ओवरऑल स्टडी करना चालू किया कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर रहना है तो क्या कर सकते हैं। फिर 2011 से लेकर के 2014 के बीच में मैंने केवल और केवल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना काम किया। और फिर 2015 में अप्रैल में वन ऑफ माय फ्रेंड जो मेरे प्रॉपर्टी बिजनेस में ही मेरे साथ थे, उन्होंने हर्बलाइफ की शुरुआत करी, और उन्होंने मार्केट में कुछ रिजल्ट जनरेट करे। क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में गहराई समझ रहा था, ऐसा करते करते 2015 के अक्टूबर में आई स्टार्टेड हर्बलाइफ। 2015 के सितंबर में आई ज्वाइन, एंड अक्टूबर में मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। एंड मैंने देखा कि हर्बलाइफ कंपनी में काम करते हुए क्या क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पे संभावना तलाशी कि अगर एज ए हर्बलाइफ में एक व्यक्ति एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है तो क्या संभावना है। जैसे अभी कमल सर ने कहा कि हमेशा टॉप 5 में रही है इंडिया में, नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 पे आने वाली कंपनी, सिर्फ डबल टर्नओवर हमारी कंपनी का है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हर्बलाइफ को ओवरऑल देखा है तो 43 ईयर्स हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, 95 कंट्रीज के अंदर है। इंडिया में ऑलमोस्ट 23 ईयर्स इसको हो गए हैं। अब जब मैं हर्बलाइफ में आया तो मेरे को मेरे सीनियर्स ने एक बात बताई कि अगर इंडस्ट्री में नाम करना है
अगर इंडस्ट्री में नाम करना है तो दो रास्ते हैं। पहला, या तो कुछ ऐसा करो जो सबसे पहला हो, या कुछ ऐसे करो जो सबसे फास्ट हो, आइदर फर्स्ट और फास्ट। तो मैंने कहा हमारी कंपनी में इतनी बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी, तो फर्स्ट तो हम हो नहीं सकते, बिकॉज जो भी टॉप लेवल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, बट फास्ट कैन बी डन। सो मैंने अपने आप को मेडिटेट करके, कंसंट्रेट करके अपने आप को वर्क में झोंकने के लिए तैयार किया, और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसको झोंकने के लिए तैयार किया। और विद इन 8 मंथ्स मैंने एक ऐसा लेवल जनरेट किया विच इज कॉल्ड इन अवर मार्केटिंग प्लान मिलेनियर टीम, जहां पे नॉर्मल से बात के नॉर्मल से नॉर्मल है हमारे मार्केटिंग प्लान, हमारी कंपनी मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप एक अच्छा कस्टमर बेस्ड लेवल अपना क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं, सो आपके जो इनकम की बात की जाए तो मिलियन टीम लेवल पर कम से कम एवरेज 5 से 6 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। विद इन 8 मंथ सर मैंने वो लेवल अचीव किया, 8 महीने के अंदर। एंड फिर मैंने गोल बनाया कि जो टॉप लेवल है विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट टीम, जो उस लेवल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो इंडिया में टॉप लेवल था उस समय, अब तो उससे बड़े लेवल भी इंडिया में आ गए हैं। सो जिस लेवल को हमने इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे देखा, उस लेवल को अचीव करने के लिए मैंने काम किया। एंड मैंने उस लेवल को पूरे इंक्लूडिंग द डे ऑफ माय ज्वाइनिंग आई स्कोर्ड इन 3 years ओनली। 36 मंथ में मैंने इसको कंप्लीट किया। 36 महीने के अंदर मैंने अक्टूबर 2015 में मैंने स्टार्ट किया, और अक्टूबर 2018 होते होते मैंने इस लेवल को अचीव किया विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट टीम। अब इंपॉर्टेंट यह है कि जब मैं पुरानी कंपनी में था तो मेरे पास 5 लाख लोगों का नेटवर्क था और इनकम बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन हर्बल लाइफ में मेरे पास आज की तारीख में भी मेरे पास 25 से 30 हजार लोगों का नेटवर्क है केवल, लेकिन इनकम उससे कई गुना बड़ी है। इसके पीछे कारण क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मैंने सीखा वो यह है कि आपके पास काम करने वाले लोग कितने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम में कंजप्शन कितना है प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो पहली बात तो जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, कंजप्शन वाला होना चाहिए। जैसे हमारा प्रोडक्ट है खाने पीने का प्रोडक्ट है ना, हम लोग सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, हम लोग वेट लॉस वेट मैनेजमेंट में डील करते हैं, तो एक खाने पीने का प्रोडक्ट है। तो एक व्यक्ति जब हमारा कंज्यूमर बनता है तो वो ब्रेकफास्ट के रूप में हमारा प्रोडक्ट खाता ही खाता है। वो ब्रेकफास्ट में हमारा प्रोडक्ट खाता है तो धीरे 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 उसकी आदत पड़ जाती है, उसको अच्छा लगने लगता है, उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, वो एजुकेट हो जाता है। इन सब बातों के कोऑर्डिनेशन की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, वो कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो पहले जो लास्ट कंपनी में जो मेरे 5 लाख लोगों का नेटवर्क था, वो व्यक्ति मेरा एक बार का कंज्यूमर था, वो आया ज्वाइन हुआ, दैट्स इट। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएट हुआ है, वो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर एसोसिएट हुआ है, चाहे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट हुआ है, वो और उसकी फैमिली हमारी लाइफ टाइम कंज्यूमर होती है। सो हमारा काम करने का तरीका न्यूट्रिशन क्लब बेस्ड होता है, जिसके बारे में बताऊंगा आपको। ऑनलाइन और फिजिकल हमारा न्यूट्रिशन क्लब होता है, जहां पे हमारे कंज्यूमर्स प्रैक्टिकली फिजिकली ऑनलाइन आते हैं और रेगुलरली हम उनको एजुकेट करते हैं, बिकॉज बिजनेस पूरा एजुकेशन बेस्ड है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता समझता और लोगों को बताता हूं कि हमारी इंडस्ट्री की एक एक सेंटेंस है, वही हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी है और वही हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खामी है। मतलब कमी भी वही है और खूबी भी वही है। वो क्या है कि एक व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए, वो ज्वाइन कर सकता है। नो नीड ऑफ एनी एजुकेशन, नो नीड ऑफ एनी बैकग्राउंड। व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसको अनुभव है, कोई मैटर नहीं करता। व्यक्ति की उम्र 18 साल है एज पर इंडियन कंसिस्टेंस, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के मुताबिक कि उम्र 18 साल होनी चाहिए, ही और शी कैन ज्वाइन। सो इस वजह से होता क्या, लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन अब ग्रो कौन करता है? ग्रो वही करता है जो इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को एजुकेशन में डाल पाता है। जो व्यक्ति अपने आप को एजुकेशन डाल पाता है वही व्यक्ति ग्रो कर पाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कहते हुए कि आप लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स को पढ़कर आ रहे हैं। अगर आप जैसे लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में, एक सही कंपनी में आएंगे, सो यू कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। मैं जब आप लोग के बारे में सोच रहा था सुबह, तो मेरे दिमाग में विचार आया। कमल सर, क्या विचार मेरे दिमाग में आया? जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आज उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको इंडस्ट्री का दर्जा थोड़े दिनों पहले ही मिला है बॉलीवुड को।
उससे पहले उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं था। लेकिन आज के 30-40 साल पहले किया जाए तो इंडस्ट्री में कौन आता था? आज तो लोग इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए बेकरार हैं, लेकिन आज के 30-40 साल पहले इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुश्किल से कोई आता था। मतलब कोई, कई लोग तो अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं करते थे कि इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि वहां पे डांस करना, ये करना, वो करना एक अलग रूप में लेते थे। धीरे धीरे क्या रहा कि स्टेट लेवल, अपने इंडिया लेवल पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसे करके कुछ स्कूल्स खुलने लगे, जहां पर वो लोग एक्टिंग को सिखाने लगे। फिर लोग वहां से सर्टिफिकेट लेकर के लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में आने लगे। और हमारे आज की तारीख में बहुत सारे जो पुराने हीरो हीरोइंस हैं, पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बीच के दौर में ऐसे बहुत सारे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन है नेशनल, कहीं ना किसी स्कूल ऑफ ड्रामा का। सो आई एम फीलिंग कि आज के 20 साल पहले तक, या कहूं कि अभी तक, इनफैक्ट अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई सर्टिफिकेट नहीं। बट आप लोग जो हैं, आप लोग एक सर्टिफिकेट के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक आप लोगों से अलग क्वालिटी के लोग रहेंगे। सो एक बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों का ये, बिकॉज जब, जैसे मैं आप सबने बताया, मैं केवल 12th हूं, उसके बावजूद भी मैं ग्रो कर पाया। ये कहूंगा कि मुझे संयोग से सही प्लेटफॉर्म मिलता गया, संयोग से, इट इज ओनली कॉन्स्टेंट, संयोग से सही प्लेटफॉर्म मिलता गया, संयोग से सही एनवायरमेंट मिलता गया, और मेरी नीड बहुत बड़ी थी और मैं फोकस होकर काम करता रहा। अगर हल्का फुल्का कहीं भी डिस्ट्रैक्शन होता तो शायद मैं इतना बड़ा ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन बिकॉज यू हैव गॉट एजुकेशन अबाउट डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ऑलरेडी बिफोर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री, तो आपके पास, आप लोग के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सर्टिफिकेशन के साथ में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह, कमल सर तो उन लोगों में से शामिल है, जैसा मैंने वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स में काफी सुना, जाना, समझा, कि बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं कि जिन्होंने 2016 में जब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो गाइडलाइन बनी, उस गाइडलाइन को बनाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, और कमल सर ने उनको अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं सर कि अभी केवल डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनी है, और ये एक्ट कब बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है जल्दी बनेगा। द डे विल कम जब एक्ट बनेगा तो लोग आंख मीच कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे। जिस दिन एक्ट बन गया उस दिन लोग प्रमोट करेंगे कि यस वी शुड जॉइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। द पॉइंट इज, उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो लोग आएंगे वो लोग किसके पास, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? जो समय रहते अपने आप को किसी ना किसी सही कॉन्सेप्ट में झोंक देंगे और अपने आप को अचीवर बना लेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग में से कोई लोग अगर आएगा, आप अचीवर हैं किसी कंपनी में, मान लीजिए आप अचीवर होने के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको है, बट साथ में आपके पास जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एजुकेशन मिल रही है वो साथ में, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अलग कर देगी, आपको एक भीड़ से निकाल के एक अलग व्यक्ति बना देगी, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। आज आप देखिए, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हुए, जैसे मेरे को अभी बताया कि 22 साल हो गए हैं, हर्बल में काम करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं, तो जो पुराना मेरा कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है, सफल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उस समय अगर मुझे एजुकेशन मिली होती तो शायद मैंने सही प्लेटफॉर्म का चुनाव किया हो, और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव अगर उस समय किया होता तो आज भले ही आपकी नजर में एक सफल इंसान हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर 2004 में जब पहली बार मैं पूरी तरह डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कूदा, अगर उस समय सही प्लेटफॉर्म होता, उस समय कोई ऐसी कंपनी होती जिसका काम बीच में बंद नहीं हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल हर्बलाइफ में मैं 2015 में आया, अगर 2004-5 में अगर हर्बलाइफ में आया होता तो आज कहीं ना कहीं मैं वर्ल्ड के टॉप 100 लोगों में होता। आज मैं इंडिया के टॉप 100 में हूं, बट मैं उस समय कहीं ना कहीं वर्ल्ड के टॉप 100 में होता। इवन इंडिया के टॉप 50 में मेरा हर्बलाइफ में नाम आता है, बट मैं कहीं ना कहीं इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 100 में होता अगर उस समय अगर आ जाता तो। बिकॉज उस समय की मेरी मेहनत, लर्निंग सारी एक ही जगह होती है। तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने बारे में कुछ और बात बताऊं मैं आपको कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में से मैंने हर्बलाइफ में 2015 में मैंने ज्वाइन किया, अचीवमेंट किए, फाइनेंशियली अपने को सेटल किया,
जब मैं हर्बलाइफ में एंटर हुआ, उससे जस्ट पहले मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। मेरा को 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम था। जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे हर्बलाइफ बारे में बताया और मैंने फाइनली प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद में, अपने कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट कंज्यूम कराने के बाद में, मेरे कुछ नॉन लोग थे, मैंने मेरी फैमिली प्रोडक्ट यूज करवाया, मैंने मेरे फ्रेंड्स को प्रोडक्ट यूज करवाया। जब उनके बेहतरीन परिणाम आए, फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड का 1 महीने में 8 किलो वजन कम हुआ, मेरी वाइफ का 1 महीने में 5.5 किलो वजन कम हुआ, मेरे फादर का 1 महीने में 6 किलो वजन कम हुआ। मैं खुद हर्बल प्रोडक्ट के को यूज करने के बाद में 1 महीने में काफी बेटरमेंट मैंने अपने आप में फील किया। जब ये सब कुछ हुआ और फिर मेरे स्पॉन्सर मेरे को एक ट्रेनिंग में लेके गए, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि व्यक्ति जिसको अच्छा काम कराना है, पहले तो वो हमारा कंज्यूमर होना चाहिए, ताकि वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, इसको आज नहीं कल वो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रिटेल करने वाला है, उसको उसका एक्सपीरियंस हो, वो नॉलेज के आधार पर प्रोडक्ट को नहीं बोले, अनुभव के आधार पर प्रोडक्ट को बोले। सो वो एक्सपीरियंस उसको हो। तो पहले हमारे यहाँ पे किसी को व्यक्ति को आना होता है तो हम बोलते हैं कि आप बन गए डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छी बात है, वेलकम है आपका, बट यू बिकम कंज्यूमर फर्स्ट। भले आप एक भी आदमी को मत बताओ, जब तक मत बताओ जब तक प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। सो पहले मैंने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, मेरी फैमिली प्रोडक्ट कंज्यूम हुए, तो उन सब एक्सपीरियंस से के बाद में मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया, मुझे एक ट्रेनिंग में ले गए। उस ट्रेनिंग में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा। एक वन ऑफ द लेडी है जो हमारे हर्बलाइफ बहुत ही बड़ी सीनियर है, जो मुंबई से हैं, जो बाय बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियर है। वो वहां पर प्रोग्राम में आए और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बताया, उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं आज से 16 साल पहले हर्बलाइफ, 13 साल पहले हर्बलाइफ में आई, और 13 साल जब हर्बलाइफ में आई थी तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर थी, और मैं यहाँ पे आई और मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया, और आज काम करके मेरा, उसने पूरा अपना सब कुछ लाइफस्टाइल बताया, अपना इनकम बताया कि लास्ट मंथ का मेरा इनकम 33 लाख रुपीज है। मेरे को लगा कि 13 साल में 33 लाख रुपीज की इनकम में पहुंचना, इट्स अ बिग डील। फिर एक और व्यक्ति आए, वो पंजाब के थे, उन्होंने बोला कि मैं 7 साल से हर्बलाइफ कर रहा हूँ और लास्ट मंथ का मेरा चेक 16 लाख रुपए का है। उन्होंने अपना बताया कि जब मैं हर्बलाइफ में आया उस समय मेरे प्रीवियस बिजनेस का बहुत बड़ा कर्जा मेरे ऊपर था, आज मेरे पास 0 कर्जा है, 1 रुपया कर्जा नहीं है, आज मेरी इनकम इतनी है। फिर एक व्यक्ति को मैंने सुना जो बताते हैं कि मैं एयरफोर्स में पायलट था, मैंने पायलट की जॉब करते करते पार्ट टाइम हर्बलाइफ को किया और एक टॉप लेवल पे पहुंचा, और वहां पे काम करके मैं आज प्रेसिडेंट ही हूँ। उस समय उनकी इनकम 39 लाख रुपीज थी। फिर एक व्यक्ति आए जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बताया कि मैं न्यूजीलैंड में था, पढ़ लिख कर न्यूजीलैंड चला गया था, वहां पर 26 किलो वजन कम कर किया मैंने हर्बलाइफ प्रोडक्ट यूज करके। देन आई डिसाइड कि मुझे करना चाहिए, और लास्ट मंथ का जो मेरा इनकम है मोर देन 1 CR, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इनकम है। इन सब बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे को लगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई गिनती के 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग पैसा कमाते। इस बात ने मुझे इंस्पायर किया, और वहीं पर मैंने, चूंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं कंज्यूमर था, विजन मुझे उन लोगों में दिख रहा था, मेरा फ्यूचर मुझे उन लोगों में नजर आ रहा था, और आई डिसाइड कि मुझे फुल टाइम हर्बलाइफ करना है। और मैं जयपुर आते ही मैंने अपने प्रीवियस काम को बंद करके फुल टाइम हर्बलाइफ करने का डिसीजन लिया, और एक गोल बनाया अपने फ्यूचर, अपने सीनियर के साथ मिलकर के। और मैंने देखा कि मेरी फैमिली का मिनिमम एक्सपेंस क्या है, क्योंकि हम कुछ भी काम करें हमारी फैमिली के प्रति कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने उस एक्सपेंस काउंट करके मैंने सीनियर को बोला कि सर 6 महीना, विद इन 6 मंथ एक गोल है मेरा कि मेरे को 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है। आई वांट टू रीच 50,000 रुपीज पर मंथ इनकम। इतना मैं पहुंच गया, 6 महीने का मेकअप कर लूंगा, 6 महीना में मेरी फैमिली को मैं अंडरस्टैंड करवा लूंगा, लेकिन 6 महीने के अंदर मेरी इनकम 50,000 महीना होनी चाहिए। बस उस गोल से काम किया, आई टुक गोल। और हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डे बाय डे हम गोल सेटिंग करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, जबकि आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री वहां पे कोई गोल सेटिंग की बात होती नहीं है। अगर हम कोई दुकानदारी करेंगे तो देयर इज नो गोल सेटिंग डेफिनेशन, कहीं जॉब करेंगे वहां पे कोई गोल सेटिंग की बातचीत नहीं है, कोई बिजनेस दूसरा बिजनेस करेंगे वहां कोई गोल सेटिंग की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हम खुद गोल सेटिंग की बात करते हैं, हमें हमारे सीनियर्स गोल सेटिंग की बात हमारे से करते हैं, हम अपनी डाउनलाइंस को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल सेटिंग की बात सिखाते हैं। उस सब बातें करने की वजह से मैंने उस गोल सेट किया कि मुझे विद इन 6 मंथ 50,000 की इनकम पहुंचना है। और मेरे सीनियर ने बोला आई एम विथ यू, यू जस्ट मेक लिस्ट, क्योंकि जो बेसिक्स है लिस्ट बनाए, कांटेक्ट करें,
लॉन्च शो करें, फॉलो अप करें। उस बेसिक्स पर मैंने काम करने के हिसाब से करीबन 50-60 लोगों की लिस्ट बनाई, वर्किंग स्टार्ट करी। पहले महीने का मेरा चेक था 4,967 का, 4,967 रुपीज, 4,967 रुपीज। बट मेरे को 6 महीना वेट नहीं करना पड़ा। सेकेंड मंथ में ही मेरा चेक 49,000 का था। थर्ड मंथ में मेरा चेक 96,000 का था। एंड सिक्स्थ मंथ में मेरा जो चेक पहुंच गया था वो करीबन 2,96,000 का। विद इन अ ईयर एवरेज इनकम में 3 लाख महीने पहुंच गया था। जैसे मैं 3 लाख महीने की इनकम पे पहुंचा 6 से 7 महीने में, मैंने भगवान को बोला थैंक्स गॉड, अच्छा हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। गलती से अगर मैं एडमिशन ले लेता, मेरे घर वाले फाइनेंस की व्यवस्था कर देते, मुझे बैंक लोन दे देता, तो शायद आज ही अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिल पाती। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। सो आप लोग इस जगह आकर के, इस शुलिनी यूनिवर्सिटी में आकर के डायरेक्ट सेलिंग कोर्स कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप सोचिए बहुत कम लोग निर्णय ले पाते हैं इस नए तरह के कोर्स में एडमिशन लेने का। सो भगवान जो करता है अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है। मुझे जिस सर यहाँ पे आप लोगों के सामने, जैसा आज मैं आपके सामने एज स्पीकर हूं, ऐसे लगभग हर महीने में 2 से 3 स्पीकर आपके सामने आते होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा मैं लीक सेट के बाद बोलूंगा कि एक जो व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है या आरएस बनना चाहता है, उसको वो व्यक्ति पढ़ाता है जो आईएएस के अटेम्प्ट किया लेकिन पास नहीं हुआ। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हम उन लोगों से सीखते हैं जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी खुशनसीब हैं कि आप लोग उन लोगों से सीख रहे हैं जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया है। और आज पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, हर जगह प्रैक्टिकली लर्नड लोगों से सीखा जा रहा है। थ्योरेटिकली लर्नड लोग तो बहुत होते हैं, बट प्रैक्टिकली लर्नड लोगों से सीखा जा रहा है। हर जगह हर प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है। इट्स गुड फॉर अवर इंडस्ट्री, इट्स गुड फॉर अवर कंट्री। सो आप देखिए कि जैसा मैंने बताया कि मैं आया, विद इन 6 में मैंने अचीवमेंट किया, करते 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 विद इन अ ईयर मेरे को बाहर जाने का मौका मिला। 2015 से लेके अभी तक हर्बलाइफ में रहते हुए मैं करीबन 11 कंट्री में घूम चुका हूं। अभी मार्च महीने में मैं यूएस गया था 15 डेज के लिए। आई वाज इन लॉस एंजल्स। इट वाज ड्रीम कम ट्रू। मतलब यूएस का वीजा मिलना अपने आप में ड्रीम कम ट्रू होता है, बिकॉज नॉर्मली यूएस का वीजा ही नहीं मिलता है। अगर नॉर्मल अप्लाई किया जाए तो यूएस का वीजा ही नहीं मिलता। बट आई गॉट दैट वीजा बिकॉज ऑफ हर्बलाइफ कंपनी। 10 साल का मुझे वीजा मिला। अभी मार्च महीने में मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया, और अब तो लगभग हर 2 साल में हमारा यूएस जाना चलता रहेगा। अभी उसके अलावा देखिए कि 4 महीने पहले आई वाज इन थाईलैंड। बिफोर दैट 2 मंथ सितंबर में मैं सिंगापुर था। नवंबर में आई वाज इन थाईलैंड। अभी मार्च महीने में हम लोग यूएस जाके आए हैं। अभी नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग टू गो दुबई विद माय फैमिली वेकेशन। देन अक्टूबर में वी विल बी इन मलेशिया। नवंबर में वी विल बी इन ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट कमिंग मार्च में वी विल बी इन लिस्बन, पुर्तगाल, यूरोप के अंदर। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो पूरी दुनिया घूमने का मौका। और यहां सब जगह हम केवल घूमने नहीं जा रहे हैं। हम लोग यूएस में थे, 15 दिन के लिए यूएस में थे, लेकिन केवल घूमने थे। घूमने का दिन केवल 2 दिन लिया था हमने। केवल 2 दिन घूमना था हमारा वहां पे, जस्ट इमेजिन। बाकी दिन हमारा ट्रेनिंग था। अभी हम लोग दुबई जाएंगे, इट विल बी वैकेशन प्योरली। मलेशिया में इट विल बी वैकेशन प्योरली। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे इट विल बी ट्रेनिंग। जब लिस्बन में जाएंगे इट विल बी ट्रेनिंग। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम नेशनल और इंटरेस्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और वहां पर पहुंचते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी 94 कंट्रीज में है। सो कंपनी वर्ल्ड वाइड टॉप अचीवर्स जो होते हैं उनसे हमें ट्रेनिंग दिलवाती है। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या लगता है कि हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टॉप अचीवर्स से सीखने का मौका मिलता है, जो कि कहीं और मिलना मुश्किल है।
सो आज हर्बलाइफ में रहते हुए मेरे को 2015 से लेकर अभी तक कम से कम मैं 20 नेशनल ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, अभी हम जूम पे जैसे बात कर रहे हैं, बीच के 2 साल लॉकडाउन पीरियड रहा, तो हमने वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स से ट्रेनिंग लिया। डॉक्टर डेविड हीबर, डॉक्टर लुई, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर लुई इग्नारो, उनसे ट्रेनिंग लिया। डॉक्टर डेविड हीबर जो कि एफडीए के हेड रह चुके हैं, एफडीए फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उसका उनसे ट्रेनिंग लिया। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी में आने से हमें मिलती। सो जैसा मैंने कहा कि फिर धीरे धीरे करते करते मैं ग्रो करता गया, टीम साइज बढ़ता गया। अब आप देखिए कि 2015 से लेकर के 2018 के बीच में मैंने मेरे एक्टिविटीज जनरेट करके, लीड जनरेट करके, और प्रीवियस वर्किंग का जो मेरा कॉन्टेक्ट था, जो पर्सनल कॉन्टेक्ट हम बोलते हैं COI, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें काम करके अचीवमेंट किया और 18 शहरों में मेरा बिजनेस पहुंचा, 18 सिटीज के अंदर। एंड बिफोर लॉकडाउन मेरा काम क्या था? उन 18 शहरों में जहां जहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी मीटिंग करना, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां टीम है वहां वहां जाके लोगों को एजुकेट करना होगा, और जहां जहां ट्रेनिंग्स होती है वहां वहां टीम को लाना होगा। 2 काम करने हैं, जहां टीम है वहां जाकर एजुकेशन देना, और जहां एजुकेशन हो रही है वहां टीम को लेके आना। जो एजुकेशन मैं दे सकता हूं उसको देने के लिए जाना, और जो एजुकेशन सिस्टम कंपनी अरेंज करती है, ट्रेनिंग कंपनी अरेंज करती है, वहां अपनी टीम के लोगों को लेके जाना। तो जैसा मैंने कहा 18 शहर में मेरा बिजनेस था, और हर जगह मैं हर महीने नहीं पहुंच पाता था। 3 महीने में एक बार मेरा एक चक्कर लग पाता था। बट इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन मैंने घर बैठे लोगों से बात करना चालू किया, लॉकडाउन में जूम पे काम करना चालू किया, और आज बिना बहुत ज्यादा विजिट किए, मतलब आज अगर मैं जयपुर से बाहर जाता हूं तो केवल और केवल मान के चलो कि लोगों से मिलने की इच्छा होती है इसलिए जाता हूं। बाकी सारा काम हम वर्चुअल करते हैं। आज की तारीख में 80% काम हमारा वर्चुअल है, 20% काम हमारा फिजिकल है, और बिजनेस 35 सिटीज के अंदर है और 3 कंट्रीज के अंदर। तो बाय यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हम मिले हैं तो हम लोग रोज सुबह 1 घंटे का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में ट्रेनिंग कॉल होता है डेली। रोज हम अपने, चूंकि हमारा कस्टमर बेस्ड पूरा काम है, सो हम लोग पास 2 तरह के लोग होते हैं, एक हमारा डाउनलाइन एसोसिएट होता है, एक हमारा प्रेफर्ड कस्टमर होता है। सो प्रेफर्ड कस्टमर जो होता है वो केवल कंज्यूमर है, उसका नेटवर्क से कोई लिंक नहीं है। जब तक वो डिजायर ना बताए कि मुझे काम करना, तब तक हम उसे प्रेफर्ड कस्टमर ही बना के रखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो प्रेफर्ड कस्टमर बनाता है, प्रेफर्ड कस्टमर के पास नेटवर्क बनाने का राइट नहीं होता है। तो हम हमारे प्रेफर्ड कस्टमर मेंबर्स को डेली अपने ऑनलाइन क्लब पे बुलाते हैं, वहां पे उन्हें वर्कआउट कराते हैं, वहां पे उनको हेल्थ को लेकर एजुकेट करते हैं, न्यूट्रिशन को लेकर एजुकेट करते हैं, और उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसा करके रोज 1.5 घंटे की हमारी सुबह की वर्किंग रहती है, एवरी सिंगल डे। संडे हमारा ऑफ रहता है, संडेज को हम कहीं ना कहीं फिजिकल मीटिंग करते हैं। इस तरह करके आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रोज करीबन मान के लिए 5000 कंज्यूमर रोज हमारे सामने होते हैं। मॉर्निंग में 5000 कंज्यूमर्स जो हमारे सामने होते हैं, हमारे सामने वर्कआउट करते हैं, हमारे सामने वो जो हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, शेक होता है हमारा एक, वो शेक पीते हैं, हमारे सामने अफ्रेश पीते हैं, और हम उन्हें किसी ना किसी पॉइंट पर रोज एजुकेट करते हैं, और रोज कम से कम 4-5 लोगों से हम सुनते हैं कि हाँ भाई आपका एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, आपने क्या किया, क्या फायदा आपको हुआ, क्या चैलेंज आपको आ रहा है। उन 4-5 लोगों से जब हम बात करते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। ऐसा ऑनलाइन क्लब चलते हैं अलग अलग, हमने डुप्लीकेट किए हुए क्लब। तो मेरी टीम में करीबन 40 क्लब है, 400, जहां पे मेरे क्लब में ऑलमोस्ट 300 लोग आते हैं, और हर क्लब में, किसी क्लब में 100, किसी क्लब में 150, किसी क्लब में 125 लोग, ऐसे करके करीबन 5000 लोग सारे क्लब में मिलाकर के आते हैं 40 क्लब्स के अंदर। एक टेक्नोलॉजी को हमने जिस तरीके से यूज किया है अपने कंज्यूमर्स पे ग्रिप बनाने के लिए, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने इसको किया है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से हमारी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 3 पे है इस समय, लेकिन 95 कंट्रीज में हर्बलाइफ इंडिया नंबर 1 है। मतलब इंडिया से हर्बलाइफ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड
95 कंट्रीज में सबसे ज्यादा हो चुका है, जबकि पहले यूएस नंबर 1 होता था, मैक्सिको 2 नंबर पे होता था और इंडिया 3rd नंबर पे होता था, और आज इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। इस कदर और बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो इंडियन लीडरशिप ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में अमेजिंग है। टेक्नोलॉजी को लेकर के इंडिया के बाहर के लोग हमेशा आगे रहते थे, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में जो इंडियन लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया वो ट्रिमेंडस था। और फिर हम जाते हैं बाहर, लोगों सीखते हैं, अमेजिंग होता है। अभी आप देखिए बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो आई वाज साइकिल, आज मैं BMW गाड़ी मेंटेन करता हूं। किराए का मकान था, आज मेरे पास खुद का आलीशान बंगला है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है। मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने अपने भाई को यूरोप से MBA करवाया। लेकिन पॉइंट क्या है, उस भाई को यूरोप से MBA करवाया, लेकिन वो आज फुल टाइम हर्बलाइफ ही करता मेरे साथ। भले उसने MBA यूरोप से किया, भले उसका पैसा लगा MBA कराने का, बट ही इज डूइंग, बिकॉज उसने क्या देखा कि जब मेरे साथ कम पढ़े लिखे लोग भी आकर के मैं उन पे काम कर रहा हूं, उनके साथ काम कर रहा हूं और उनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बना रहा हूं, तो फिर जिसने MBA किया वो क्या कर सकता है। तो ऐसा सोच करके मेरे ब्रदर ने ज्वाइन किया, मेरे ब्रदर के साथ उसके फ्रेंड ने ज्वाइन किया। आज उनके आपस का जो 4-5 लोगों का सर्किल है जो किस ना किस टॉप कॉलेज से MBA किए हुए, दे आर ऑल आर डूइंग फुल टाइम हर्बल लाइफ। मेरे पास ऐसे कई सारे लोग हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक व्यक्ति है जो MP से हैं, जो इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर हैं, अच्छी खासी जॉब है, और पार्ट टाइम करते करते आज इंस्पेक्टर की जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम हर्बल लाइफ में आ चुके हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आप देखिए, अगर बात की जाए तो आप लोग ऑलरेडी डेटा कमल सर आप लोगों को शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि आज इंडिया में बेरोजगारी का आलम क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है। क्योंकि एक जगह मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इंडिया में हर साल 5 लाख नए बेरोजगार पैदा होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। हर साल 5 लाख लोग नए आते हैं, इससे ज्यादा ही आते होंगे। उनमें से कितनों को जॉब मिल पाती है? बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाती है। बहुत कम लोग जॉब ले पाते हैं, जॉब को अचीव कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो बेरोजगार है। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि कुछ ऐसा करो कि आप लोगों को रोजगार दे सको, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप करो। नॉर्मली किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए हमें फिर भी कुछ ना कुछ फंड तो चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा स्टार्टअप है जहां पे लीस्ट इन्वेस्टमेंट में आप काम की शुरुआत कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जब मैंने हबलैब की शुरुआत करी थी तो मैंने कोई लाखों रुपए नहीं लगाए थे। आज भले ही इनकम मेरी लाखों में है, बट आई डिड नॉट इन्वेस्ट लाखों रुपीस। मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे केवल खुद के कंज्यूम करने के, जितनी प्रोडक्ट की मुझे जरूरत थी खुद यूज करने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट मैंने परचेज किया और उसके रिजल्ट फील कर करके बस आज तक मैं केवल खुद के खाने के लिए प्रोडक्ट खरीदता हूं, और जो मैं नेटवर्क बनाता हूं वो लोग अपने खाने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसी के अंदर हमारा बहुत बड़ा टर्नओवर ऑटोमेटिकली होता है। बहुत बड़े नेटवर्क, बहुत बड़े लेवल पर हमारा काम पहुंचता है। आज हमारा काम करने का तरीका है, अगर कोई व्यक्ति मेरे से बोले कि सर आप एक फार्मूला 1 का डब्बा दे दीजिए, हमको एक ये दे दीजिए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सर ठीक है आप पेमेंट दे दीजिए, मैं ऑर्डर लगा के आपको भिजवाता हूँ। बोला अभी दे दीजिए, आपके पास होगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं मिलता। फ्रेंकली स्पीकिंग हमारा काम करने का तरीका जो है उसके अंदर हमारे पास आप मुझसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगेंगे तो तुरंत मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज हमारी स्ट्रेटजी वर्किंग की ऐसी है कि हम स्टॉक रख ही नहीं पाते, स्टॉक रहता ही है। अब सोचिए हम स्टॉक नहीं रख पाते, उसके बावजूद हमारा टर्नओवर करोड़ों का होता है, हमारी इनकम लाखों में आती है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि जो प्रोडक्ट आया है वो कंज्यूम होना चाहिए, या फिर जितना प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकता है उतना ही प्रोडक्ट आना चाहिए। इस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से हम ऑटो मोड पर ग्रो धीरे धीरे करते जाते हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है, अगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंस्पायर करने के लिए बताऊं, पिछले 3 साल में मेरा कभी भी इनकम 25 लाख से महीने से कम का नहीं।
लास्ट मंथ का मेरा जो चेक है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड वगैरह, मतलब जो कि जीएसटी वगैरह ऐड होके आता है, तो इट वाज 33 लाख रुपीस लास्ट मंथ का मेरा चेक। सो व्हाई आई एम शेयरिंग यू ऑल दीज, हम नॉर्मली कहीं पे ज्यादा इनकम को लेकर हमें ट्रेनिंग दी गई है कि आप इनकम को लेकर ज्यादा बातचीत ना करें, आप प्रोडक्ट को लेकर बातचीत करें, हार्डवर्क को लेकर बातचीत करें, आपको इनकम क्या हो रही है उसको लेकर ज्यादा बातचीत आप ना करें, ऐसा हमें सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई व्यक्ति इनकम को देखकर बिजनेस में आए, हम चाहते हैं कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को समझकर बिजनेस में आए, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बड़ी है समझकर आए। और मैं आज एक ही बात बोलता हूं लोगों को मेरे इंडस्ट्री, मेरे काम के अंदर, कि दुनिया में और इंडिया में है मोटापा। अकॉर्डिंग टू सम डेटास, पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है मोर देन 750 करोड़ है। 750 करोड़ में 200 करोड़ लोग ओवरवेट है, 200 करोड़ लोग। उन 200 करोड़ में से भी 60 करोड़ लोग ओबेस हैं, और उन 60 करोड़ में भी 47.4 करोड़ ओबेस जो है वो इंडियंस हैं। इतनी ओबेसिटी इंडिया में है। लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मोटापे को लेकर बहुत परेशान हैं, और मोटापे को लेकर के अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से एजुकेशन के साथ में नेचुरल तरीके से वेट लॉस करने का जो फार्मूला है वो क्या है, वो हम बताते हैं, दैट इज एनसीसी। ये एनसीसी मतलब क्या है? एन फॉर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, सी फॉर कोच, यानी कि मेरे ऐसा कोई आदमी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बराबर क्लब में आता है, जिसको सारी एजुकेशन है, एंड सी, थर्ड सी इज फॉर क्लब कम्युनिटी, जहां पर एक माहौल मिलता है कंज्यूमर को। एक कस्टमर का वेट लॉस करने में 10% रोल हमारे प्रोडक्ट्स का होता है, 10% रोल कोचेस का होता है, और 10% और बाकी बचा 80% रोल उस क्लब और कम्युनिटी का होता है। दैट्स वाई हम इतने बड़े रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इंडिया में 47.4 करोड़ लोग ओबेस हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? अराउंड 140 सीआर, 135 से 140 सीआर के बीच में है। उसमें से 47.4 करोड़ लोग ओवरवेट है और ओबेस है, यानी कि हर तीसरा आदमी ओवरवेट है। हर घर में हर घर में एक आदमी ओवरवेट और ओबेस है। तो कितना बड़ा स्कोप है अगर हम एक वेट लॉस कोच के रूप में ही केवल काम कर लें, जबकि जो कि हमारे इंडस्ट्री का केवल 1% पार्ट है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में वेट लॉस केवल 1% पार्ट है, और केवल उस पर ही काम कर ले तो कितना बड़ा स्कोप है। आई वांट टू शेयर दिस। सो हर घर में एक आदमी ओवरवेट है, और ये वजन कम करने के लिए कुछ भी ये लोग करने को तैयार हैं। इनको जरूरत है एनसीसी की, जो बीइंग एन हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर हम प्रोवाइड करते हैं। उनको वजन कम करने में उनकी हेल्प करते हैं। जब उनका वजन कम होता है तो उनको बोलते हैं कि आप और रेफरेंस दीजिए। फिर जो व्यक्ति रेफरेंस देता है उसको हम अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि जिस तरीके से आपने रेफरेंस दिए हैं, अगर आप एज ए कोच हमारी तरह काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को कोच बनना अच्छा लगता है वो कोच बनना स्वीकार करता है, और जो व्यक्ति को कोच बनना अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति हमारे यहाँ पे प्रिफर्ड कस्टमर कहलाता है। और फिर वो अगर रेफरेंस देता है तो हमारे पास प्रिफर्ड कस्टमर के रेफरेंस रिवार्ड प्रोग्राम होते हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो जो व्यक्ति मॉनेटरी बेनिफिट चाहता है वो कोच बनता है, जो व्यक्ति दूसरे तरह के बेनिफिट चाहता है वो प्रिफर्ड कस्टमर बना रहता है। अगर जो टाइम नहीं डाल सकता उसको हम कोच बनने के लिए मोटिवेट नहीं करते, जो टाइम डाल सकता है उसे हम कोच बनने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ऐसा करके सो पॉइंट इज कि दुनिया में दो बहुत बड़ी समस्या है। एक है मोटापा, जिसमें मैंने जिक्र किया। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो मैं मानता हूं वो है बेरोजगारी। आज हायर से हायर एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिनको जॉब मिल रही है उनको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन नहीं मिल पा रहा है। जितनी हायर लेवल की पढ़ाई करते हैं लोग, जितना पैसा उसमें खर्च करते हैं, अगर उसे एक इन्वेस्टमेंट समझा जाए, जैसे एक पेरेंट्स का अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट माना जाए,
कि वो लाखों रुपए उनकी पढ़ाई पे लगाते हैं, फिर उनको जो जॉब मिलती है तो उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं निकल पाता है। लोग जो जॉब जितना पैसा खर्च करके जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये जो लोग हैं, पूरी इंडिया में एक डेटा है, जितने भी लोग जॉब करते हैं उसका 35% लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है। 35% ऑफ द पर्सन। ऑलरेडी एक वर्ग है जो बहुत बड़ा बेरोजगार है। दूसरा वर्ग जो हुआ जिसको जॉब तो मिल गई लेकिन उस जॉब की इनकम से उनका गुजारा नहीं चल रहा है, उनके सपने पूरे होते उनको नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों कैटेगरी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है। अगर इनको कंज्यूमर बना करके, अगर मैं हमारे कंपनी के हिसाब से बात किया जाए तो कंज्यूमर बना करके इनको न्यूट्रिशन क्लब में ला करके इनको माहौल दिखाया जाए और उसके बाद में अगर ये काम करने का डिसीजन लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। और आज के 2 साल पहले, इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले, मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग अटेंड किया था हमारा। वहां पर एक स्पीकर आए थे, बाहर से थे वो, रोमानिया से। उन्होंने एक बात बोली, अभी तक हर्बलाइफ में वो व्यक्ति नहीं आया है जो दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड बनाएगा। पॉइंट ये है, वो किसके नीचे आएगा, किसके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा? जो काम करेगा उसी के ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, जो मेहनत करेगा उसी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, जो लीड जनरेट करेगा उसी के ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। यह बात मैंने वहां से सीखी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, संभावना बहुत बड़ी है। एक तरफ है बेरोजगारी, एक तरफ है मोटा। मैं कहता हूं सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में, अगर समस्त बेरोजगार लोगों को मोटापा दूर करने काम पे लगा दिया जाए तो मोटापा भी दूर हो जाए, बेरोजगारी भी दूर हो जाए। सो एक लेमन लैंग्वेज में लोगों को मैं समझाता हूं, लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं और केवल मोटापे पे काम करके हम बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं। जबकि हर्बल न्यूट्रिशन ये नहीं कहता कि आप मोटापे पे काम करो केवल। हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। जब मैं 6 महीने पहले बैंकॉक थाईलैंड गया था तो वहां पर मोटापे पे काम नहीं होता है, वहां पे दूसरी रेंज पे काम होता है, बिकॉज थाईलैंड में मोटापे की समस्या ज्यादा है ही नहीं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, करीबन 3 महीने पहले वियतनाम गए थे। उन्होंने बोला सर वियतनाम में एक, मतलब ढूंढने पर भी एक व्यक्ति मोटा नहीं दिखा हमको। तो वहां पर, जबकि वहां पर भी बहुत बड़ा काम हर्बलाइफ का होता है। तो पॉइंट क्या है कि हर जगह मोटापे पे काम नहीं होता, लेकिन इंडिया में मोटापे की समस्या इतनी ज्यादा है। अगर मैं करूं, अभी हम यहाँ पर 18 लोग हैं, हम देखेंगे हमारे घर में एक ना एक आदमी सामने आ जाएगा आपके चेहरे पर, आपके सामने इसका चेहरा आ रहा होगा कौन व्यक्ति ओवरवेट है। आप जहां रहते हैं, आपके अगल के 10 मकान में, बगल के 10 मकान में, सामने के 10 मकान में, पीछे के 10 मकान में आपको वहीं लोग मिल जाएंगे जिनका वजन ज्यादा है। अब पॉइंट क्या है कि अब ये लोग बड़े आराम से वजन कम करने के हमारे पास आते हैं। हम लोग मनी बैक गारंटी डील करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी होती है। किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया और उसने प्रोडक्ट यूज किया और वो सेटिस्फाई नहीं है तो वी हैव गॉट मनी बैक गारंटी। वो खाली कैनिस्टर वापस दे करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकता है। हमारे पास किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उसने एक छोटा मोटा स्टॉक परचेज कर लिया, वो कितना भी हो, ज्यादा हम परचेज करवाते नहीं, लेकिन मान लो फिर भी उसने कर लिया। 1 साल का समय उसके पास होता है, 1 ईयर। 1 साल के पीरियड में व्यक्ति चाहे कंपनी को बोले कि नहीं मेरे से काम नहीं हो रहा है, आई वांट टू रिफंड ऑल दी प्रोडक्ट्स, सो कंपनी 365 डेज का समय देती है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गोल्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, जितना प्रोडक्ट बचा हुआ बिक गया है तो बचा हुआ, नहीं बिका है तो पूरा आप वापस दे दीजिए। यू विल गेट योर ऑल मनी बैक। आप जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो कोरियर की स्लिप आप देंगे तो आपको कोरियर का पैसा भी मिलेगा। मतलब एक आदमी को हम बड़े आराम से सेफली फील कराते हुए कंज्यूमर बना करके यहाँ पे लेके आते हैं और धीरे 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 करके उसको, हमारा एक फार्मूला है, टेल शो ट्राई डू। ये आप लोगों ने सीखा होगा। टेल शो ट्राई डू क्या होता है? जो भी व्यक्ति हमारे पास नया आता है, पहले हम बताते हैं क्या करना है, टेल, देन शो, उसके साथ काम करके उसको बताते हैं कैसे करना है, देन ट्राई, उसके साथ रह करके उससे करवाते हैं। जब वो करता है
जैसे हमें कॉन्फिडेंस फील का भी ये मेरे बिना भी कर सकता है, देन उसको बोलते हैं नाउ यू कैन डू वेरी वेल। ये पूरा प्रोसेस है, मैंने केवल एक मिनट 1 मिनट भी नहीं लगा बता दिया आपको। सो टेल शो ट्राई डू, बिकॉज हर्बलाइफ बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नीड्स डुप्लीकेशन। बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें डुप्लीकेशन चाहिए। जैसा मैंने बताया कि मेरी टीम में 40 क्लब चलते हैं, वो 40 क्लब है, मैं नहीं होता हूं, मैं तो केवल एक ही क्लब में होता हूँ। लेकिन वो 40 लोग जो क्लब चलाते हैं उनके पास 5-5 10 लोगों की टीम होती है, वो लोग मिलकर क्लब चलाते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का है, इस वजह से इतना बड़ा काम मैं कर पा रहा हूँ, इतने बड़े अचीवमेंट्स में कर पा रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी रिसेंटली सर ने मेरा स्टेटस देखा था कि वो मैंने अभी रिसेंटली मेरे को दिल्ली में हम साथ थे, तो आई गॉट द अवार्ड ऑफ बेस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड 27 अप्रैल को, जो कि हमारी कंपनी ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया हुआ है, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि जयपुर में चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, और उस मैच में मेरे को हर्बलाइफ एक्टिव कैच ऑफ द मैच अवार्ड मेरे हाथों से एक प्लेयर को दिया गया। देवदत्त पल्लीकल को मैंने खुद अपने हाथों से अवार्ड दिया, एंड मेरे को ऑल इंडिया में लोगों ने स्क्रीन पर देखा। सो अब देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं हर्बलाइफ में नहीं होता, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा होता, कोई दूसरी जॉब कर रहा होता, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज मैं अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ, बड़े से बड़ा सोच पा रहा हूँ, और भी आज मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। मेरे कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के मेरे ड्रीम्स बना रखे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ऐसे लोगों की हेल्प करने पे मैं काम कर रहा हूँ जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से वो लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। सो इट इज माई गोल कि मैं कुछ ऐसे लोगों को हेल्प कर पाऊं जिनके पास पैसा नहीं है और वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ माई गोल। मैं पिछले लास्ट ईयर मैंने 3 स्टूडेंट्स की स्टडी को स्पॉन्सर किया है, और उनकी लाइफ लॉन्ग, जब तक वो अपना उनका जॉब नहीं लगता, तब तक इनकी स्टडी का मैंने पूरा एक्सपेंडिचर मेरे ऊपर लेने का मैंने एग्रीमेंट उनसे किया है। सो ये सब क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? बिकॉज एक सेफ जगह है, हमारे सपने सारे पूरे हो रहे हैं, हमारी जरूरतें सारी पूरी हो रही है, हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, देश विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, तो हर तरह की बेटरमेंट लाइफ हमें मिल रही है। सो क्योंकि आई थिंक समय हो गया है, तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि ये बात चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच कमल सर, एंड आप कुछ अगर पूछा चाहें तो आई विल फील प्लेजर। वाह, थैंक यू वेरी मच विजय जी। और मतलब आपने बोला कि समय पूरा हो गया, तो हमने समय देखा कि समय वाकई में पूरा हो चुका है, अदरवाइज तो पता भी नहीं चला समय का। और ये जो 1 घंटा हमारा, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे निकल गया, और इतनी जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्नड। और हमें इंडस्ट्री में तो क्या, हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत समय हो गया इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े हमने सेमिनार्स, वेबिनार्स और हम अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता है इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन फिर आप जैसी पर्सनैलिटीज मिलती हैं और आप हमें बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी भी सीखनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। और सबसे अच्छी बात तो आपकी ये थी विजय जी कि आपने खुल के सारी बातें की, और बहुत सारे लोग बहुत सारे अपना किस तरीके से वो काम करते हैं शेयर नहीं करते हैं, पर आपने बहुत खुल के ये बातें बताई, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अग्री करते हैं मेरी इस बात से। और सम अप करेंगे तो आपने फर्स्ट और फास्ट की बात की, एंट्री बैरियर्स की बात की, जो कि हमारे लिए एक बून भी है और एक कर्स भी है। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लाइक सर्टिफिकेशन की, जब से फिल्म इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन शुरू हुई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और इनसे, तो उससे एक वैलिडिटी मिली। और आज के समय में तो हर एक आदमी चाहता है कि यार उसका बच्चा हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए, वो सभी की ड्रीम रहता है। लेकिन मुझे याद है हमारी एक टीचर होते थे इंग्लिश के, और उनको एक बार हीरोइन का रोल मिला था, तो उनको मतलब उनके पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया, बिकॉज वो बोलते थे, और वो मैम हमें बताते थे कि उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल तो किया था, लेकिन एज अ हीरोइन उनको रोल मिल रहा था एक बहुत बड़े बैनर की मूवी में, तो उनको उनके पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि यार फिल्म इंडस्ट्री एक सेफ प्लेस नहीं है फीमेल्स के लिए। तो वैसे हमें भी अभी भी जो हम ये फेस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो परसेप्शन हमारा थोड़ा सा पुअर है। एंड कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है वो बड़ा होकर डायरेक्ट सेलर बने, ऐसा कोई बोलते हुए मैंने सुना नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो खुद एक डायरेक्ट सेलर है। तो डायरेक्ट सेलर्स भी इनफैक्ट अगर हम बात करें
तो जो डायरेक्ट सेलर्स भी है बहुत सारी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड, वो भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ और प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशन वो सोचते हैं कि यार हमने तो कर लिया पर शायद इनसे हो या ना हो, या वट एवर द रीजन माइट बी। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एक बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं सेल्स का प्रोफेसर हूँ, तो आपने बोला कि नॉलेज के साथ आप शेयर कर सेल कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सेल कर रहे हो, तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। एंड बड़ी खूबसूरती से आपने ये बात की, सीओआई की बात की, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, बल्क बाइंग एज अ कैंसर, मैं इसको सबसे बड़ा कैंसर कंसिडर करता हूँ इंडस्ट्री का, बल्क बाइंग को। और आपने अपनी बातों में इतनी खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से आप काम करते हैं। अदरवाइज हम भी ये थोड़ा सा लोगों को बोलते हैं कि एक छोटा सा अपनी इन्वेंट्री रखो, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया मुझे लगता है कि हमें उस पर रीथिंक करना चाहिए कि इन्वेंट्री, वेदर यू नीड टू कीप एन इन्वेंट्री और नॉट। और आपने जिस हिसाब से बताया मुझे लगता है यार कि उससे बल्क बाइंग तो एकदम से खत्म हो जाएगी जिस तरीके से आप काम करते हैं, मतलब अमेजिंग इनसाइट्स इनटू दिस। और आपने जो ये न्यूट्रिशन कोच एनसीसी का जो आपने फॉर्मूला बताया, इट इज आल्सो अगेन, और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली है कि 80% जो आपका काम है वो क्लब और कम्युनिटी का, एंड आई सो अग्री टू दैट। मतलब हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन आपने जब बताया तो हमें और इसकी क्लैरिटी हुई। अदरवाइज हम प्रोडक्ट पे, अपॉर्चुनिटी पे, इन पे इतना फोकस करते हैं कि वी नेवर फोकस ऑन द कम्युनिटी और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ विनिंग कम्युनिटी, जो कि टेस्टिमोनियल्स जैसे आप करते हैं, मतलब अमेजिंग स्टफ है। और मैं तो सच में आई लर्न सो मच टुडे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, टेल शो ट्राई डू, चलो ये तो हम बताते भी थे, लेकिन देर आर सो मेनी न्यू लर्निंग्स even for a person like me who has been into research, who has been into direct selling industry for 22 years old, I'm sure कि बच्चों ने बहुत ज्यादा सीखा होगा। And in the best interest of time, we'll just take one question, and Janki ma'am we have, so विजय जी, जानकी मैम इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और फुल टाइम ये भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। तो जानकी मैम मैं स्पॉटलाइट आपको ऐड कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन आप फटाफट से, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड टाइम। सो जानकी मैम प्लीज वेलकम। सर इतना लंबा नहीं है, क्वेश्चन इज टू शॉर्ट टुडे। सर आपने बोला कि प्रोडक्ट आगे करके हमको बताना है, राइट? तो मुझे ये जानना है कि आपका कंपाइलिंग रीजन क्या था? आपने प्रोडक्ट देख के किया था, या क्योंकि आपने जब बताया अपना स्टोरी तब आपने 4-5 अच्छे के आंकड़े दिए जो कि आप इंस्पायर हुए थे उससे, राइट? तो आपने क्या देख के ज्वाइन किया था हर्बल? मैंने ये देख के ज्वाइन किया मैं हर्बल लाइफ कि मैंने उस इवेंट के अंदर, चूंकि ऑलरेडी मैं कंज्यूमर बन चुका था, ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था, तो आई वाज फीलिंग दैट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मैंने वहां पे जिस इवेंट में मैं था वहां पे मैंने 4-5 लोगों की इनकम जरूर देखी जो बड़ी लेवल की थी, लेकिन मैंने उसके साथ में वहां पर कम से कम 50-60 लोग उस इवेंट में देखे जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में किया था। तो ये चीजें कंबाइन हुई। मैं कहूंगा कि मैंने केवल ट्रांसफॉर्मेशन देख के ज्वाइन किया, नो इट इज नॉट सो, या मैंने केवल उनकी इनकम को देख के ज्वाइन किया, इट इज नॉट आल्सो सो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन था कि जब मैंने ये देखा कि इतने सारे लोगों का वजन कम हो रहा है, मैं खुद प्रोडक्ट यूज किया हूं, 1 महीना मेरे को हो गया है, मैं कुछ रिजल्ट फील कर रहा हूं और अच्छा रिजल्ट देख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मार्केट में डिमांड बहुत बड़ी है इसकी। अगर मार्केट में डिमांड बड़ी है तो ये जो इनकम लोग बता रहे हैं इनको आ रही है, ये मेरे को भी आ सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिकॉज वी आर इन इंडस्ट्री, लेकिन कई लोग जगह क्या होता है कि अचीवर्स केवल इनकम दे बता करके लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। बट मैं कहता हूं कि केवल इनकम दिखाकर इंस्पायर करने से, बिकॉज वो आज किसी का मेरी इनकम आज किसी नए व्यक्ति के लिए फ्यूचर है, लेकिन वो उसका जो वर्तमान है उसको इस फ्यूचर तक लाने में बड़ा समय लगेगा। वो उस फेस को फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा एक अलग मैटर है। इसलिए उस व्यक्ति को हमारे यहाँ पे जिस भी कंपनी में हम लोग ज्वाइन करते हैं उसका क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और वो उसमें क्या कर सकता है, यह सोचना बहुत जरूरी है। सो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने ये सारी चीजें देखी कि मैं ऑलरेडी अच्छा लाख महीना कमा रहा हूं किसी काम से, उसको छोड़ करके यहाँ आने का डिसीजन ले रहा हूं, तो जो मैं करने वाला हूं उसकी मार्केट में सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड है, मैं कितना कर पाऊंगा और मैं कहां पहुंच पाऊंगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैंने देखा, देन आई डिसाइड कि यस मुझे काम करना है। ओके सर, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट, थैंक यू। और और हम एक सर क्वेरी था मेरे को सर, एक और पूछ लीजिए। इसमें रिप्लेस डाइट होता है सर?
मैंने बहुत सारे लीडरों से सुना है, रिप्लेस डाइट्स, तो इज इट ट्रू वर्ड? क्योंकि प्रोटीन शेक है ना, पूरा डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता। एज एन डॉक्टर आई कैन से दैट इन प्रोटीन ही दे सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह कुछ नहीं दे सकता, और फैट की भी जरूरत होती है बॉडी के अंदर, मैम देखिए, ऐसा नहीं है। हम जो ओरिजिनल डाइट फैट की भी जरूरत होती है, ग्लूकोज की नहीं होती है। एग्जैक्टली मतलब जितना चाहिए उतना, और जब फैट में कन्वर्ट होता है वो अलग प्रकार का फैट होता है। सो डेफिनेटली रिप्लेस डाइट कैसे, मतलब पूरा सारा डाइट बंद करवा देते हैं। मैंने प्रोडक्ट खाया है सर, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप ये पूछेंगे तो ऑल्दो ये एक प्लेटफॉर्म पे पर्सनल क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हम मील रिप्लेस करते हैं ब्रेकफास्ट का, ठीक है, और डिनर का। दिन का जो लंच होता है वो नॉर्मल डिनर, नॉर्मल फूड होता है, और जो हमारा फूड हम रिप्लेस कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को डिनर का, तो मैं कहना चाहूंगा दिस इज नॉट ओनली प्रोटीन शेक। प्रोटीन केवल हमारा एक प्रोडक्ट है, जब हमारा पूरा एक डाइट बनता है। एग्जांपल, सो वी हैव गॉट वन प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड फार्मूला 1। उस फार्मूला 1 में प्रोटीन बहुत नाम का होता है ना। एक स्कूप में केवल 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बाकी सारे जितने भी बेसिक सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो केवल प्रोटीन नहीं है। सो आपको जब पूरा एक गिलास शेक बनता है हमारा, तो उसके अंदर आपको जितने भी कह सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है बॉडी के लिए, वो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट मिनिमम रिक्वायरमेंट के फुलफिल होते हैं। इट इज नॉट ओनली प्रोटीन शेक। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो पर्सनली उनसे मिलिए, उसको पूरा स्टडी कीजिए और देखिए। इट इज अ मील रिप्लेसमेंट, नॉट ओनली प्रोटीन, बाकी जितने बेसिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है सारा उनसे मिलता है। और मेरे को आज 8 साल हो गए, मेरा डेली का ब्रेकफास्ट यही, डिनर यही है। मैं सुबह शाम शेक पीता हूँ, दिन में केवल खाना। हाँ सर, बट प्रैक्टिकली लोगों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। रात का मील, एक मील और एक ब्रेकफास्ट मतलब स्किप। चलो आपके वहां जब तक आते हैं तब तक इट इज पॉसिबल, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के जाते हैं, फिर सर प्रोटीन छोड़ने के बाद उसका जो वेट बढ़ता है, राइट, तो उसको पहले से ही समझाना पड़ता है, या पता नहीं कौन सी मेथड है। और दूसरा प्रोटीन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट्स अ रिजल्ट जो आता है एनसीसी जरूरी है। और दूसरा जो जितना हमारा वेट होता है उतना ही प्रोटीन लेना पड़ता है एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं लेना होता है। राइट, मतलब अगर मेरा 100 kg वेट है तो मुझे 100 ग्राम ही लेना है, फिर 200 ग्राम नहीं लेना है। तो ये मेरा क्वेश्चन इसलिए था। कोई बात नहीं, आई वुड इंटरवीन, बट ये चलो आप 1-on-1 पूछ लेना कभी, राइट। एंड बट योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज गुड की कंपेलिंग रीजन हमें भी लग रहा था कि प्रोडक्ट, और सर ने जो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया। बाकी ये चीजें जैसे हमने भी देखा है, जितने भी डाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक का अपना एक साइंटिफिक, जितने भी लोग हैं जो बना रहे हैं इसको, एटलीस्ट आई कैन से इट अबाउट हर्बलाइफ एंड एमवे या जो ऐसी कंपनीज हैं, तो इनके पीछे एक पूरी टीम है साइंटिस्ट की जो दिन रात इस पे लगते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी एंड द न्यूट्रिशन क्वाइट वेल। तो वो जो भी डिजाइन करते हैं वो कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और मैं तो एक बात मानता हूँ सेल्स का प्रोफेसर होने के नाते, कि जो चीज बिक रही है तो वो जरूर रिजल्ट दे रही होगी, अदरवाइज जो चीज रिजल्ट नहीं देती है वो बिकती नहीं है ना। तो थैंक यू वेरी मच जानकी मैम एंड विजय जी, खूब अच्छे से आपने आंसर किया। एंड आई लाइक टू कंक्लूड, मैं सबसे कंक्लूड करने से पहले मैं आपको अपने एक वर्दी कुलीग से मिलाना चाहूंगा। सो कपिल शर्मा सर हमारे साथ हैं, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ माय फेलो प्रोफेसर्स। हम दोनों ने मिलके ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भी की, और हमने पढ़ाया भी, हम दोनों ने मिलके ही पढ़ाया। और मैं चाहूंगा कि कपिल सर आपका एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। कपिल सर प्लीज। थैंक यू सो मच विजय सर। जैसे कि सर ने कहा और सर ने समराइज किया बहुत सारे पॉइंट्स, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवेज हैं। एंड आई थिंक मेरे लिए और कमल सर और मैं जो 2 साल से, एटलीस्ट मैं इनके साथ 2 साल से जुड़ा हूँ, सर तो बहुत पहले से इस एक एजुकेशन सिस्टम इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया करना चाह रहे हैं। आई थिंक आपकी टेस्टमनी और आई थिंक हर्बल लाइफ की एक जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो बहुत पावरफुल एक कम्युनिकेशन ये देता है कि सिस्टम क्रिएशन और एक सिस्टम के तहत ग्रोथ में ज्यादा सक्सेस स्टोरीज होती हैं, राइट। और कहीं ना कहीं ये एक टेस्टमनी, अगर हम बाकी जगह भी देखें, 30 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर यूएस में इतने सारे गोल्ड मेडल्स हो सकते हैं ओलंपिक्स में और इंडिया में नहीं है। नीरज चोपड़ा निकलते रहेंगे, नीरज चोपड़ा आज भी, कल भी कोई सिस्टम नहीं है तब भी निकलते रहेंगे, बट आई थिंक
success gets created where proper industry formation, sister formation और education system होता है. So I think मेरे लिए एक सबसे बड़ा टेक अवे यही रहेगा आज के लिए. और I think आप बहुत strong testimony है उस चीज के. आपने पहले एक कंपनी करी और आप you have been honest enough to share कि वहाँ की learnings क्या थी और वहां से आपने यहाँ पे क्या लेकर आए. बिकॉज बहुत सारे लोग regret लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो बेकार थी. आपने वहां का बोला कि ये अच्छा था, ये नॉट सो अच्छा था, और आपने ग्रो किया. और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. आगे भी आप इसी तरह से और ग्रो करें, बिकॉज आप फ्लैग बियरर है नॉट ओनली फॉर हर्बल लाइफ बट फॉर इंडिया एज वेल. दैट पोटेंशियल कहीं दबा नहीं रह सकता, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो. सो थैंक यू वंस अगेन सर, एंड वी रियली होप कभी आप इन पर्सन आए, हम सब लोगों के साथ शूलनी में या कहीं और जरूर हमारे से मिले. Thank you once again, sir, and hope all the students liked and will take away and implement certain things from today's session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Right, so thank you. So we take your leave. और मैं conclusion में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा. मुझे अभी ध्यान आया कपिल सर की बात से कि हमारा सर विजय जी, हमारा जो एक मिशन स्टेटमेंट है सेडसा का, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग है, हमारा शुरू से ये लेके चलते हैं टू क्रिएट रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड आपसे आज बात करके मुझे मतलब बड़ा क्लियरली ये मैसेज आता है कि आप कितनी रैशनैलिटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. और जो भी व्यक्ति आपके उसमें बिजनेस में आएगा और सिंसियर एफर्ट करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी 100% यू विल जनरेट. तो यू आर लाइव टेस्टिमनी टू दैट एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. So thank you very much, sir, and keep doing the great work that you are doing. So I'm sure today's मतलब मेरे लिए तो आज का जो session था, it was a benchmark, it was one of the milestone of our PGDDS journey. Thank you very much, and we'll see you soon in person. Thank you very much, sir. फोटो ले लो सर, फोटो. अच्छा फोटो ले लेते हैं सर. So I would request all of you to switch on your cameras and we'll have a स्क्रीनशॉट. जानकी मैम ने हमेशा की तरह याद करवा दिया. सो वी कैन स्माइल. सो थैंक यू वेरी मच सर. बाय बाय. बाय बाय.